ठीक है। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करना है हमने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कल हमने परसेंटेज देखी थी। हमारे सिलेबस में जो 4 ग्रेड्स हैं उसमें से जो 2 बड़ी ग्रेड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हैं। एक तो सबसे बड़ी ग्रेड अदर लॉज की है, लेकिन अदर लॉज में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 2, 3, 4 और 5 इसकी वेटेज थी 20 से 25 नंबर के लिए, और जो इससे आगे वाला एरिया था यानी जिसमें हमने बात की 6, 7, 8, 9, 10 उसकी वेटेज थी तकरीबन 30 नंबर के आसपास तक जा रही थी। तो अब हम लोग पहले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस पोर्शन में चैप्टर 4 ज़रा बड़ा है तो उसको हम थोड़ा सा लेटर रख देंगे। कुछ यहाँ के चैप्टर करके हम अगली वाली ग्रेड के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मेरी अजम्पशन ये होगी कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ रिवीजन के लिए आए हुए हैं, कुछ के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चाह रहे हैं कि कम टाइम में रिवाइज कर लें, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सेशन भर सही से नहीं पढ़ पाए और अब वो सोच रहे हैं कि ज़रा पहले दिन से प्रॉपर तरीके से पढ़ें। फिर 3 साढ़े 3 महीने के सेशन में होता ये है कि आपने बहुत पहले एक चैप्टर पढ़ा होता है और बहुत आगे एक चैप्टर पढ़ा होता है, तो चीज़ें कनेक्ट ही नहीं हो रही होती। यहाँ इतना लंबा टाइम ही नहीं है कि हमें उस कनेक्शन में टाइम लगे। तो इस वक्त हम बड़ी तेज़ी से पढ़ते जा रहे होंगे, तो हर चैप्टर दूसरे से इंशाल्लाह कनेक्ट करता जा रहा होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर 2 में सबसे पहले जो डिस्कशन होती है वो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती है। कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी आगे का वर्ड है, उससे पीछे भी कुछ वर्ड्स हैं। उससे पीछे हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, एग्रीमेंट के साथ हम प्रॉमिस की बात करते हैं, प्रॉमिस से पहले हम ऑफ़र की बात करते हैं और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आज से 150 साल से ज़्यादा पुराना कानून। अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था और पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अप्लाई करके बैठी हुई थी, और जब से पाकिस्तान बना है तब से अभी तक हम लोग इससे बेहतर कानून साजी नहीं कर सके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट्स जब बनते हैं तो उसमें क्या रूल्स होते हैं, पार्टीज़ के क्या राइट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को कैसे लेके चलना है, वो सारा का सारा हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट होता है कुछ वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग से। तो वो वर्ड्स स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो उसमें चंद की वर्ड्स हैं जिसकी अगर हम बात करें 3 ज़बरदस्त छा गई हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये चंद की वर्ड्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग से ये वाले चैप्टर की एक अच्छी बेस बन जाती है। होता ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक ऑफ़र होना बड़ा ज़रूरी है। हमेशा कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक ऑफ़र करती है कि हाँ भाई मैं आपके साथ ये चीज़ इस तरह से ये कमर्शियल मामला करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और आप बताएं कि आप इस मामले में क्या कहते हैं। यानी अगर मैं कोई से 2 पार्टीज़ के दरमियान बात करूँ, एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा साइड पे करके। ए ने बी को ऑफ़र की कि अगर मैं आपको, गर्मियां चल रही हैं, 1 kg मैंगोस, अगर मैं आपको 1 kg मैंगो दूं तो क्या आप ₹300 देंगे? ए ने बी को एक पेशकश की है। ए ने बी से कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको 1 kg मैंगोस दूं, क्या आपको ये बात ऐसे ही कबूल है? तो ये जो सबसे पहली हरकत हुई है, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत आगे जाके बनेगा, जो सबसे पहली हरकत हुई है इस हरकत को कहते हैं ऑफ़र। एक बंदे ने दूसरे बंदे को कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ सेल करूँ, तो क्या आप मुझे इतने रुपए देने के लिए तैयार हैं? ये चीज़ क्या है? ऑफ़र। ऑफ़र का जो आंसर है वो क्या होगा? एक्सेप्टेंस। अभी जो बी भाई साहब हैं, इनकी मर्जी है, इनको ये ऑफ़र नहीं अच्छी लग रही, ठुकरा दें इस ऑफ़र को। बी ने कहा क्या बात करते हो, 300 रुपये, वो ठोकर पे बंदा 250 रुपये में बेच रहा है, मैं वहाँ जाके ख़रीद लूँगा। फलाना जगह 280 का बिक रहा है, तुम 300 कह रहे हो, तो मैं तो नहीं तुम्हें 300 रुपये दूँगा। इसका मतलब है उस ऑफ़र को उसने ठुकरा दिया, वो ऑफ़र ही फौत हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत आगे की बात है, ऑफ़र से अगले स्टेप तक की सफ़र नहीं हुआ, विच वॉज एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेप्टेंस इस ऑफ़र को बाइनी ही 100% हूबहू मान लेने को कहते हैं।
ए ने बी को ऑफर की कि भाई मैं चाहता हूँ कि आपको 1 kg मैंगो दूँ 300 के। बी ने कहा 300 बहुत ज़्यादा है, मैं 280 दूंगा। तो इसका मतलब है वो ऑफ़र तो ख़त्म हो गई। अब अगली ऑफ़र ये भाई साहब देना शुरू हो गए हैं कि नहीं भाई मैं 280 रुपये देना चाह रहा हूँ, तुम बताओ क्या कहते हो। तो सबसे पहले हमेशा एक ऑफ़र आएगी और उसके साथ एक्सेप्टेंस होगी। अभी जो ऑफ़र एक्सेप्टेंस है ना, ये सोशल वर्ड्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, खातून आज क्लास में आई हैं, इनको कल इनकी किसी दोस्त ने कहा कि मैंने क्लास अटेंड की थी, टीचर तो वाकई जज्बाती हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो वाकई सिलेबस ख़त्म करा देगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी और जाके क्लास अटेंड करोगी? दिस वॉज ऑफ़र। ये खातून कह देती मैंने नहीं जाना, रिजेक्ट हो जाती ऑफ़र। इन्होंने कहा हाँ मैं चलूँगी क्लास लेने के लिए, ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या बन गया? प्रॉमिस। अब इस वाले प्रॉमिस और इस वाले अरेंजमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये नॉन कमर्शियल बात हुई है और वो कमर्शियल बात हुई है। एक खातून ने दूसरे से कहा कि मैं क्लास लेने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उन्होंने कहा हाँ मैं भी साथ चलूंगी। ऑफर एक ने की, दूसरे ने एक्सेप्ट कर दिया, दोनों को जोड़ा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस सोशल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है। अगर सोशल प्रॉमिस होगा तो प्रॉमिस ही कहलाएगा, लेकिन अगर कमर्शियल प्रॉमिस हो जाएगा तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा। बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है प्रॉमिस और एग्रीमेंट के दरमियान क्या फ़र्क है। तो प्रॉमिस एक सोशल वादा है। ए ने बी से अगर कोई ऐसा वादा किया है जिसमें कोई कमर्शियल बात नहीं है, कोई समाजी बात है, हर दिन आप अपने आसपास की कुलीग्स को बहुत सारी बातें करते हैं कि हाँ भाई यार वो 1 घंटे बैठ के पढ़ें, क्या कहते हो? उसने कहा हाँ जी पढ़ लेते हैं, तो ये प्रॉमिस है। 1 घंटे बैठ के पढ़े, उसने कहा 1 घंटे कौन पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ूंगा। ऑफर ही फौत हो गई, जब ऑफर ही खत्म हो गई तो आपस में वादा बना ही नहीं। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाएगा प्रॉमिस। लेकिन अगर यही कमर्शियल चीज़ हुई तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। यानी मैं कहूँ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस समथिंग कमर्शियल इज इक्वल टू एग्रीमेंट, या मैं यूँ कह दूँ प्रॉमिस प्लस समथिंग कमर्शियल इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब ये कमर्शियल चीज़ क्या होती है? कमर्शियल चीज़ वो होती है जिसकी कोई वर्थ होती है, जिसकी कोई रुपए पैसे में कोई ना कोई वर्थ होती है। आम एक कमर्शियल चीज़ है, आम है, आम सेलेबल चीज़ है। 300 रुपये एक कमर्शियल चीज़ है। बीलो की क्लास अटेंड करना कमर्शियल चीज़ नहीं है। लेकिन अगर यही खातून सेशन के स्टार्ट में आई होती और फ्रंट ऑफिस ने इन्हें ऑफ़र की होती कि जी आप आब्दी साहब की क्लास ले लें और इतने पैसे दे दें, और ये मान जाती, तो अब वो सादा प्रॉमिस ना होता, वो एक एग्रीमेंट होता। क्योंकि अब उसमें ऑफ़र क्लास पढ़ने की है, एक्सेप्टेंस यस हाँ क्लास पढ़नी है लेकिन पैसे दे के। जब ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस यानी प्रॉमिस में पैसे, कमर्शियल चीज़ ऐड हो गई तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। अब कमर्शियल चीज़ के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करता है लॉ वो है कंसिडरेशन। एक सादा सोशल एग्रीमेंट में या सादा सोशल प्रॉमिस में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले मामलात में बेसिक फ़र्क है कंसिडरेशन का। ए क्यों ऑफर दे रहा है 1 kg मैंगो सप्लाई करने की? ए को क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? 300 रुपये। तो ए की नज़र में कंसिडरेशन है 300 रुपये। बी क्यों ए की बात मान रहा है? 1 kg मैंगोस। तो इसका मतलब है कि इसकी नज़र में वो कंसिडरेशन है और इसकी नज़र में ये कंसिडरेशन है। तो टेक्निकली जब कंसिडरेशन ऐड हो जाएगी किसी भी प्रॉमिस के अंदर तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। यहाँ तक भी बात सही हो गई। ए ने बी से कहा था मैं आपको 1 kg मैंगोज बेचूंगा अगर आप 300 रुपये देंगे, बी मान गया। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए, ये एग्रीमेंट है। ए ने 1 kg मैंगो सप्लाई कर दिए, बी ने पैसे दिए ही नहीं। ए रोता हुआ अदालत के पास पहुंचा और ए ने कहा देखिए मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ तो धोखा हो गया, एक बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया, हालांकि उसने मेरे साथ वादा किया था। अदालत ने कहा वादा किया था या मुआहदा किया था?
पूछेंगे जी मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये वादे और मुआहदे में क्या फ़र्क है? बड़ा गहरा फ़र्क है। वादा तुम्हारा आपस में है, मुआहदे में तुम मेरे पास भी आ सकते हो और मेरे से भी हकूक़ मांग सकते हो। अदालत कहेगी जिस वक्त तुम ये एग्रीमेंट करने जा रहे थे तुम कोई गवाह कर लेते, कोई 2 गवाह वहाँ मौजूद होते। अब वो तुम्हारे 300 पैसे लेके भागा है तो हमारे पास आते, गवाहों को पेश करते, गवाह अपना बयान देते, तो हम कानूनी तौर पे तुम्हें पावर दे देते कि तुम उनसे 300 रिकवर कर लो। हम पुलिस को कहते कि जाओ इस बंदे से 300 रिकवर करके दो, धोखा किया उसने। अब तुम लोगों ने एक बंद कमरे में एक वादा किया आपस में, ना उसकी कोई लिखत पढ़त की, ना उस पर गवाह किए। अब उस पर हम कानूनी तौर पे तुम लोगों को किस तरह से वो कर दें? या खातून को दोस्त ने कहा कि हम लॉ की क्लास जाके पढ़ेंगी, उन्होंने वादा कर लिया और अगले दिन नहीं पढ़ने आई, तो क्या उनको अदालत में जाके उन पे केस किया जा सकता है? तो सादा एग्रीमेंट या प्रॉमिस पे लीगल केस नहीं हो सकता, लेकिन अगर इस एग्रीमेंट में कोई लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तक बात इजी थी, इन 2 को ऐड किया तो प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड की तो एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड करें, अब एक नई चीज आ गई, लीगल बाइंडिंग। लीगल बाइंडिंग का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा करें कि दोनों पार्टीज मजबूर हो जाएं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करे दूसरा बंदा उसे अदालत ले जाके अपना हक मांग सकता हो। यह है लीगल बाइंडिंग। अगला बंदा लीगली बाउंड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। कॉलेज के साथ आपने आके एग्रीमेंट साइन किया, आपने कॉलेज का फॉर्म भरा, आपने साइन किए, कॉलेज ने साइन किए, आपने पैसे कॉलेज को दे दिए, आपके पास फॉर्म की एक कॉपी है और कॉलेज ने आपको क्लास नहीं दी। चूँकि वो राइटिंग में है, चूँकि उस पर साइन हुए हुए हैं, तो आप उसे उठा के अदालत में ले जाके कह सकते हैं कि देखें जी मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी। लेकिन कॉलेज ने ज़बानी कलामी आपसे बात की होती, पैसे पकड़ लिए होता और कहा होता उस दिन आ जाना क्लास में, और उस दिन आपको क्लास में घुसने से रोक देते, तो शायद आप अदालत जाके साबित ना कर पाते। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कुछ ऐसा किया जाए कि कानूनी तौर पे वो बाइंडिंग हो जाए, ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। पहली और आखिरी दफ़ा हम समझ रहे हैं कि लीगल बाइंडिंग किसे कहते हैं। थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब भी वो कहेंगे ना ए ने बी को ये ऑफर की, बी ने ए को ये ऑफर की, वो एज्यूम करेंगे कि लीगल बाइंडिंग है। वैसे लीगल बाइंडिंग कैसे ऐड होती है? ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट्स में गवाहों से ऐड हो जाती है, लिखत पढ़त वाले कॉन्ट्रैक्ट में साइन से ऐड हो जाती है, और थोड़ा सा और ज़्यादा भारी और बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट्स की बात करें तो फिर गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर ऐड होते हैं, जिसको स्टैम्प पेपर कहते हैं, और सादा उर्दू में स्टाम्प पेपर कहते हैं, और वसीका नवेस की ज़बान में स्टाम्प पेपर कहते हैं। तो शायद आपने कभी सुना होगा जी वो किराए का एग्रीमेंट हो रहा है जी, स्टाम्प पेपर पे होगा। तो स्टैम्प पेपर या स्टाम्प पेपर ये बेसिकली गवर्नमेंट की डिनोमिनेशन के इशू हुए हुए 100 रुपये, 1200 रुपये, 1000 रुपये, अलग अलग डिनोमिनेशन के होते हैं, जिसमें डिफाइंड होता है कि इतने लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट इस पे होगा, इतने से ऊपर का इस पे होगा। तो लीगल बाइंडिंग के लिए या गवाह या साइन या कोई ऑफिशियल इस तरह के कागज़ इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिनको अदालत में दिखा के यू हैव अ राइट कि आप दूसरे बंदे से अपना क्लेम कर सकें। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? एग्रीमेंट में जो कंसीडरेशन और होगी वो वन साइडेड होगी या टू साइडेड? जी, अब वो आगे का मरहला है, यानी कि इस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँच रहे हैं। यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँचे तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए, हमें ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, लीगल बाइंडिंग चाहिए। अभी तक सिर्फ इतनी सी चीज़ें। थोड़ा सा आगे पढ़ते जाएंगे तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 8 चीज़ें बताता है जो कॉन्ट्रैक्ट में हो तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ये 8 एसेंशियल्स बन जाते हैं, जिनमें से हमने 2 एसेंशियल्स तो यहाँ पे पढ़ लिए होते हैं। एक एसेंशियल किताब ने बाय द वे डिस्कस किया है और बीच में एसेंशियल बना के नहीं डिस्कस किया, जिसमें सर्टेनिटी वगैरह का जिक्र होता है कि कॉन्ट्रैक्ट सर्टन भी होने चाहिए। तो अभी हम कंसिडरेशन के वर्ड के अंदर नहीं उतरे हैं। कंसिडरेशन अभी हमने समझा है कि एक कमर्शियल चीज़ को कहते हैं। क्रैश कोर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐसा नहीं है कि आज मैं कहूँ कंसिडरेशन, बच्चों इस पर बाद में बात होगी और 2 हफ्ते बाद जाके बात हो। कल कंसिडरेशन का यूनिट भी पढ़ लेंगे, लगे हाथों इंशाल्लाह। तो ये मज़े हैं कि यहाँ फ़ौरन से कहानी कनेक्ट हो जाएगी। तो
इस वक्त कंसिडरेशन के ज़्यादा अंदर नहीं उतर रहा, कंसिडरेशन के अपने कुछ रूल्स हैं, अपने कुछ असेंशियल्स हैं, अपनी कुछ जिम्मेदारी हैं, इसकी अपनी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल कंसिडरेशन का मतलब है इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ कमर्शियल चीज़ होनी चाहिए, तो वो कंसिडरेशन कहलाएगी। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं जिसमें लीगल बाइंडिंग हो। लीगल बाइंडिंग कैसे ऐड होती है हमारी किताब ने बिल्कुल नहीं समझाया, और अजम्पशन भी नहीं ली कि आप लोगों को लाजमी याद होना चाहिए। तो मैंने समझाने के लिए आपको गवाह वाली बात, साइन वाली बात और स्टैम्प पेपर वाली बात बता दी है, लेकिन पेपर में वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि हम ये बातें लिखें। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाए तो ये ज़रूर हम कहेंगे कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो व्हाट इज़ लीगल बाइंडिंग वो समझाने की कोशिश की है। क्या यहाँ तक हमें बातें समझ आ रही हैं? थोड़ा सा इसके बारे में इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रॉमिस किसे कहते हैं? व्हेन द पर्सन, जब वो शख्स टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब वो शख्स जिसको प्रपोजल दिया गया है सिग्निफाइज, तस्दीक कर देता है, कंफर्म कर देता है, हिज एसेंट, रजामंदी, कॉन्सेंट का कानूनी भाई एसेंट, जिस बंदे को प्रपोजल दिया गया, प्रपोजल तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये जो ऑफर वाले भाई साहब हैं, ऑफर का दूसरा लफ्ज़ प्रपोजल भी है कि एक बंदे ने दूसरे को प्रपोज किया है कि मैं आपको 1 kg मैंगोज देना चाहता हूँ, क्या आप 300 रुपये देने के लिए तैयार हैं? तो ऑफर का एक लफ्ज़ प्रपोजल भी है। तो जब वो शख्स जिसको ऑफर इज मेड, हमारे केस में मिस्टर बी, जब वो शख्स जिसको ऑफर दी गई है सिग्निफाइज हिज एसेंट टू इट, कंफर्म कर देता है कि मैं राजी हूं जो तुमने कहा, तुमने 300 कहा, 1 kg मैंगो कहा, मैं राजी हूं, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मान लिया जाएगा कि प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, यानी ऑफर के साथ एक्सेप्टनेस ऐड हो गई। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ, वो जो ऑफर में आपने अपनी एक्सेप्टनेस ऐड कर दी तो दोनों जब जुड़ गए तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर या ऑफरर या प्रपोजर। जब इसने ऑफर दी थी तो आप इसे ऑफरर भी कह सकते हैं, इसे प्रपोजर भी कह सकते हैं, और जब प्रॉमिस बन गया तो आप इसे प्रोमिसर भी कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ ये OR आ रहा होगा, प्रोमिसर, ऑफरर, प्रपोजर। और जिसने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, प्रोमिजी, ऑफरी, प्रपोजी, इसको उन सारे वर्ड्स के साथ आप EE लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमें प्रॉमिस समझ आ रहा है? जब एक बंदा दूसरे को ऑफर दे और दूसरा उस ऑफर को मान ले तो जो मान लिया है उसे एक्सेप्टेंस कहेंगे, और जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। हमारे पास वो एंड पे भाई, हमारे पास फोल्डिंग सीट्स अगर पड़ी हो तो यहाँ आगे कुछ गुंजाइश निकाली जा सकती है अगर 2-3 बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ यहाँ 1-2 तो पड़ी हुई हैं, अगर 1-2 और वो हो जाएं तो शायद हो सकता है हम मैनेज कर लें, अगर पॉसिबल हो, चूँकि वो 2-3 लोग जो है ना, इधर भी एक जगह खाली है, उधर भी है, ये एक इधर जगह खाली है, एक इधर जगह खाली है। वो बेचारे जो थोड़ा लेट आए हैं वो परेशान है, और एक बेंच भी ऐसा है जिसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। तो थोड़ा सा ना बच्चों ने भी एक दूसरे के लिए गुंजाइश निकालनी है, वो मतलब आपके भाई ही हैं जो खड़े हुए हैं। ओह, एक बहन भी आ गई। अब बहनों वाली साइड पे वो जगह, यस, इधर एक जगह है, आप आगे आ सकते हैं। तो थोड़ा सा भाईजान आप अलर्ट रहे, नहीं तो मतलब मैं ज़रा इसमें थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। प्रॉमिस समझ आया? क्योंकि यहाँ से ना नज़र आ रहा है, वहाँ से खड़े होकर पता ही नहीं लगता कौन सी जगह खाली है। इधर जो है ना वो खाली जगह पहचान में आ जाती हैं। प्रॉमिस हमें समझ आ गया। अब एग्रीमेंट क्या बोला है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस, ये क्या बात हुई? अभी तक तो एक प्रॉमिस चल रहा था, ये सेट ऑफ प्रॉमिस कहाँ से आ गए? सोचें, ए और बी के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसके बाद जो तय हुआ है, ए ने एक वादा किया है। वो वादा ये है कि भाईजान मैं आपको 1 kg मैंगोज दूंगा। तो गौर से देखें तो बी का भी तो एक वादा है इसके पीछे, मैं आपको 300 रुपये दूंगा। तो बेसिकली एक एग्रीमेंट के पीछे 2 प्रॉमिस है। एक बंदा आम देने का वादा कर रहा है और एक बंदा पैसे देने का वादा कर रहा है। तो इसको हम प्रॉमिस भी कह सकते हैं और सेट ऑफ प्रोमिसेस भी कह सकते हैं। तो कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट।
थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, खातून से रिक्वेस्ट करते हैं 1। जज़ाकल्लाह। एग्रीमेंट समझ आया? कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ऐसा एग्रीमेंट जो बाय लॉ एनफोर्सेबल हो। मैंने कहा जिसमें लीगल बाइंडिंग हो, जिसको आप अदालत के पास जाके कह सकें भाईजान मुझे मेरा हक दिलवाएं, तो आप इसको लीगल बाइंडिंग भी कह सकते हैं और आप इसे कह सकते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय, तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफर है, पेशकश, एक्सेप्टेंस, हाँ भाई मैं मान गया, प्रॉमिस है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जब दोनों का सेट पूरा हो गया तो हमने इसे प्रॉमिस कह दिया। अगर इस प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन भी थी तो ये फिर प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस अगले लेवल पे चला गया, एग्रीमेंट। और अगर वो एग्रीमेंट कानूनी तौर पे आपने उसमें कोई ऐसा चीज़ ऐड कर दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। थोड़ा सा उसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। प्रपोजल में जब एक्सेप्टेंस ऐड होती है तो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड होती है एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाती है तो वो किताब को लगा के लीगल बाइंडिंग उन्हें समझा देने की ज़रूरत है। पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। जो पार्टीज टू एग्रीमेंट हैं वो बाउंड होने चाहिए कि वो अपने प्रोमिसेस परफॉर्म करें। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर गड़बड़ हो गई बाय ईदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी गड़बड़ की, द पार्टीज कैन गो टू कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्सेबिलिटी। तो लीगल बाइंडिंग का मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी ने भी गड़बड़ की तो दूसरा बंदा अदालत जाके अपने हकूक ले सकता है। क्या हमें यहाँ तक बात समझ आई? लेकिन अब यहाँ पे दो कैटेगरीज आएंगी। ये जो आपका प्रॉमिस है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या है? 1-3 जज़ाकल्लाह। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या चीज़ है? ये वर्ड्स आपको पूरे लॉ में जगह जगह मिलेंगे, तो आज पहले ही दिन इनको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और फिर आगे हमें बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो चीज़ अल्फाज में बयान हो। ये अल्फाज बोल के भी हो सकते हैं, ये अल्फाज लिख के भी हो सकते हैं। तो आसान अल्फाज में बोल के किया गया प्रॉमिस या लिख के किया गया प्रॉमिस, हम उसे कहेंगे वो एक्सप्रेस है। आप कहते हैं वो बंदा अपने जज्बात एक्सप्रेस कर रहा था या फलाना बंदा अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो एक्सप्रेस इज समथिंग आया, एक्सप्रेस इज समथिंग जो वाज़ेह है, नज़र आ रही है। तो बोल के और लिख के किया गया जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, हम उसे कहेंगे वो एक्सप्रेस है। समटाइम एक्सप्रेस नहीं होता और बात इशारों में भी समझ आ जाती है, एक्शन से भी समझ आ जाती है। आप क्लास से बाहर निकले, यहाँ पे एक चिंची यहाँ से जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है और सबको पता है कि जो यहाँ से जिन्ना तक चिंची जा रहा है वो फ़र्ज़ करें 20 रुपये लेता हो, पता नहीं इस वक्त कितने लेता है, 40 रुपये जिन्ना हॉस्पिटल तक। वो जुल्म। तो मतलब सिर्फ सीए के कॉलेज ही बेचारे मासूम रह गए हैं जो है ना पैसे नहीं बढ़ाते, बाकी जो है ना सारे जुल्म पे उतरे हुए हैं। अच्छा, हुआ ये कि आपको पता है कि जो चिंची यहाँ से जिन्ना हॉस्पिटल तक जा रहा है, सबको पता है वो 40 रुपये लेता है। आप बाहर गए, स्टॉप पे खड़े हुए, एक चिंची आपके पास आके रुका। अब इसलिए नहीं रुका कि उसने रुक के फ़ोन कॉल करनी थी, वो आपको देख के आपके पास आके रुका है। उसने आपको ऑफ़र दी है, उसने बोला कुछ नहीं है, लिखा कुछ नहीं है, लेकिन उसका आपके पास चिंची आके रोकना उसकी तरफ से ऑफ़र है और आप चिंची में बैठ गए, एक्सेप्टेंस है। जिन्ना पे उसने आपको उतारा, आपने बहुत शुक्रिया कह के चलते बने, उसने आपको पकड़ लिया, उसने कहा भाईजान मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था, तुम 40 रुपये दो, आपने कहा कादा एग्रीमेंट, ना तुमने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, तुम आगे मेरे पास रुके हुए थे, मैंने सोचा ये खाली जा रहा है तो चलो मैं इसमें बैठ जाता हूँ। तो ये ऑफर एक्शन से हुई थी और ये जो एक्सेप्टेंस है ये भी एक्शन से हुई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिखत पढ़त हो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़बानी कॉन्ट्रैक्ट हो, समटाइम एक्शन से भी पता लग जाता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ऑफ़र बोल के हो और जो एक्सेप्टेंस है वो एक्शन से हो। ऐसा हो सकता है कि ऑफ़र एक्शन से हो, एक्सेप्टेंस बोल के लिख के हो। तो अगर किसी भी एक तरफ इसमें ये ऑप्शन आ गई कि एक बंदे ने अल्फाज नहीं एक्शंस के थ्रू ऑफ़र या एक्सेप्टेंस दी है, तो हम कहेंगे कि जो प्रॉमिस है ये इम्प्लाइड हो गया। बात समझ आ रही है? तो इम्प्लाइड का मतलब है ये समझा जाएगा कि ऐसे ही है, और एक्सप्रेस का मतलब
कि हाँ भाई हम यहाँ पे क्लास में मौजूद हैं, हम क्लास कर रहे हैं और कॉलेज ने बाहर लिख के लगाया हुआ है कि ये क्लास इतने रुपए की है, इस तरह से करके, और एक बच्चा आके 5-6 दिन तक डेली क्लास में बैठना शुरू हो जाए, तो उसके एक्शन से ये तस्वुर किया जाएगा कि भाई साहब अपनी तरफ से क्लास में एडमिशन ले चुके हैं, और 5वें दिन एक बंदा आके कहेगा जी पह, ये पह क्या होता है? एक दफ़ा किसी ने वो YouTube में कमेंट में लिखा था कि सर ने वीडियो में बार बार पैहे बोला है, ये क्या चीज़ होती है? अब वो कराची में कुछ सुन रहा होगा, तो वो जो लाहौर की कारोबारी ज़बान है वहाँ पे रुपयों को पैसे और पैसे को ज़रा ज़्यादा कारोबारी एक्सेंट में बोलते हैं, तो पैहे कितने पैसे हो गए भाईजान? तो वो कॉलेज के एक बंदे ने आगे कहा पैहे बजेंगे केड़े पैहे, ठीक है? तो ये अगर आपने कभी कारोबारी तबके से डील की हो लाहौर में, तो वो ज़्यादातर उनके ये एक्सेंट होता है। तो कॉलेज वालों ने आगे बच्चे से कहा पैहे बजेंगे केड़े पैहे? उन्होंने कहा जी भाईजान आपने हमारे साथ क्लास आप पढ़ रहे हैं। उसने कहा मैंने कब ऑफ़र दिया था कि मैं इस क्लास को पढ़ूंगा और मैं आपको पैसे दूंगा? उन्होंने कहा तुम्हारा क्लास में डेली आके बैठना, तुम्हारा ये एक्शन बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है कि तुम ये क्लास एक्सेप्ट कर चुके हो। हमने वो ऑफ़र दी थी कि क्लास है, जिसने आगे ज्वाइन करने कर ले, तुम 6 दिन 5 दिन से बैठे हुए उसमें। तो इम्प्लाइड समझ आ रहा है? इम्प्लाइड जो वर्ड स्पोकन से या रिटन से ना हो बल्कि एक्शन से एज्यूम किया जाए। सर इसका स्टेटस पर क्या होगा? जी, इम्प्लाइड प्रॉमिस का स्टेटस क्या होगा? 100% वही स्टेटस होगा जो एक्सप्रेस प्रॉमिस का। यानी देखिए, वो रिक्शे वाले को अगर वो जिना हॉस्पिटल पे जाके पैसे नहीं देगा, तो क्या रिक्शे वाला हक बजानिब नहीं है उससे पैसे लेने में? उतना ही हक बजानिब है जैसे कि ये रुके होते, इसने उसे कहा होता 40 रुपये, उसने कहा होता बहुत अच्छी बात, वो आके बैठा होता, बोल के किया होता, या समझा जाएगा कि स्टॉप पे आने वाला हर रिक्शा जो भी रुकेगा वो 40 रुपये लेता है, और जो भी रिक्शे में सवार होता है ये समझा जाता है कि वो इस रिक्शे को, हाँ अगर रिक्शा दूसरी तरह का है जो लाहौर के किसी भी किनारे में जा रहा है और हमें नहीं पता कि अमाउंट क्या है, तो उधर ये इम्प्लाइड नहीं है। लेकिन एक ऐसा रिक्शा जो ख़ास रूट पे चल रहा है जिसका किराया ही 40 रुपये है, तो वहाँ हमें फिर ये खुद ही से समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इम्प्लाइड में चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ती हैं और एक्सप्रेस में चीज़ें बताई जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो फिर अदालत में इम्प्लाइड पे डिबेट ज़्यादा होती है, एक्सप्रेस पे डिबेट थोड़ी कम होती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि इम्प्लाइड से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ इम्प्लाइड से क्रिएट हो सकती है। डन। अब एक दफ़ा हमें क्या करना होगा? 3 जज़ाकल्लाह। If proposal or acceptance is made in words, promise is said to be express, oral या written हो सकता है। और if proposal or acceptance is made otherwise का मतलब है other than words, the promise is said to be implied। एक्शन से हो तो implied है, और अगर अल्फाज से हो तो एक्सप्रेस है। अगर आधा एक्सप्रेस हो आधा implied हो तो हम उसको implied कह सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब आगे चलते हैं और अब हमें 1 की तरफ भी जाना पड़ेगा। अभी तक हमने सारी बहस कर ली, ऑफ़र की डेफिनेशन नहीं देखी। असूलन तो ऑफ़र की सबसे पहले डेफिनेशन होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ऑफ़र की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता, जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता। क्योंकि ऑफ़र समझाने के लिए किताब बिल्कुल ही पागल हो गई। उसने कहा मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ, नहीं तो आधे लोग जो है वो मुदाखलत समझते रहेंगे, आधे लोग साजिश समझते रहेंगे। लोगों को तो अल्फाज में इतनी एहतियात करनी पड़ती है। अब ऑफ़र उन्हें समझानी थी। अब सोचें अगर मैंने ऑफ़र समझानी है ए और बी के केस में, अगर मैं मैंगोज़ को बीच में ऐड करूं, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये कहा कि मैं कुछ मैंगोज़ तुम्हें बेचना चाहता हूँ 300 रुपये के, इस इरादे से कि मिस्टर बी उसकी इस पेशकश पे बाइनी ही वैसे ही मान जाएं, तो इस की जाने वाली हरकत को ऑफ़र कहते हैं। तो जो डेफिनेशन सबसे पेचीदा थी हमने थोड़ा सा संभाल के रख ली थी कि इसको एंड पे देखेंगे। बात समझ आई? जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को आमों के बारे में बताया इस इरादे से कि वो चाहते हैं कि मिस्टर बी उनकी बात को एज इट इज़ मान जाएं, तो मिस्टर ए का ये बताने वाली हरकत ऑफ़र कहलाएगी। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं। व्हेन वन पर्सन, जब एक बंदा मिस्टर ए सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरे को तस्दीक करता है, कंफर्म करता है, बताता है। क्या बताता है? हिज विलिंगनेस, मैं तैयार हूँ, टू डू,
1 kg मैंगो देने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी ये आगे वाले अल्फाज छोड़ देते हैं। विद अ व्यू, इस इरादे के साथ, टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, ताकि मैं हासिल कर सकूं एसेंट, रजामंदी ऑफ दैट अदर, मिस्टर बी, टू सच एक्ट, इसको फिर इग्नोर कर देते हैं। ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो जब एक बंदा दूसरे को ये कंफर्म करता है कि मैं तैयार हूं, और इस इरादे से कि वो दूसरे की रजामंदी लेना चाहता है उस एक्शन के ऊपर जो उसने कहा मैं तैयार हूं, तो इसको कहेंगे ऑफर। अब ये है पॉजिटिव टोन, लेकिन ऑफर में एक नेगेटिव टोन भी हो सकती है। हो सकता है एक बंदा दूसरे से कहे मैं ये काम नहीं करूंगा, तो क्या तुम इस बात पे तैयार हो? हमेशा काम करने के पैसे नहीं मिलते, कभी कभी काम ना करने के पैसे भी मिलते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड आके हमें ऑफर देता है, मैं रात भर सोऊंगा नहीं, आप इतने पैसे देंगे? तो ये ऑफर किस टोन में? मैं फलाना काम नहीं करूंगा, क्या आप मुझे पैसे देंगे? तो इसका मतलब है कि ये टू डू भी हो सकता है और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि मैं ये काम करूंगा या इस काम से बाज रहूंगा, और दूसरा बंदा रजामंदी दे उसी एक्ट पे या उस एब्सटिनेंस पे कि ये काम नहीं किया जाएगा। तो अगर एक बंदा दूसरे को ये ऑफ़र दे कि मैं ये करूंगा या ये नहीं करूंगा, इस इरादे से कि दूसरे से वो जानना चाहता है कि तुम्हारी रजामंदी क्या है, तो ये हरकत या ये हरकत ना करना, ये जो जिसके ऊपर उसने एग्री किया है, ये जो बोला गया है, ये जो बताया गया है, ये क्या कहलाएगा? ऑफ़र। और ऑफ़र देने वाले को हम ऑफरर कहेंगे। तो जब एक बंदा दूसरे को कंफर्म करता है अपनी विलिंगनेस, अब यहाँ पे आके हम फंस गए। अभी इस तरह के अल्फाज हैं, मैं अपने अल्फाज में लिखूंगा तो मैं समझा तो दूंगा एग्जामिनर को, लेकिन अगर 3 नंबर की डेफिनेशन आ गई ऑफर की, वो मुझे 2 नंबर दे देंगे। डेफिनेशन इज़ द थिंग जहाँ हमने अलर्ट हो जाना है और हमने क्रैम करना है। अदर देन डेफिनेशन में आपको जो भी रूल्स बताऊँ, जो भी बातें बताऊँ, आप अपने अल्फाज में 100% लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो बेस बनाने के लिए हम थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे थे ताकि एक दफ़ा हमें कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाए, क्योंकि आज हमारा बेस लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट का है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो क्या हमें ऑफ़र समझ आ गई? अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है ये ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस को डील कर रहा है। तो ऑफ़र से पहले हमें एक दफ़ा पूरा कॉन्ट्रैक्ट की कहानी समझनी थी। अब ऑफ़र के एसेंशियल्स क्या हैं? ऑफर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। एक एसेंशियल, ऑफ़र के लिए 2 बंदे होने चाहिए, एक आप और एक जिसको ऑफ़र दी जा रही है। आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते, तो कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, एक का नाम ऑफरर हो और एक का नाम ऑफरी हो। ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। ए ने बी से कहा अगर मैं आपको पीले रंग के फल दूं तो क्या आप मुझे 300 रुपये देंगे? उसने कहा ये क्या बात हुई, क्लियर करो। उसने कहा अच्छा अगर मैं पीले रंग के फल 1 किलो दूं तो क्या आप 300 रुपये देंगे? उसने 300 रुपये दिए। इसने पीले रंग के वो दे दिए, संतरे दे दिए, या वो दे दिए खरबूजा दे दिया, कुछ भी। तो पीले रंग का फल सर्टेन चीज़ नहीं है, लेकिन आम सर्टेन चीज़ है। मज़ीद गहराई में उतरे तो आम कौन सा वाला? ठीक है, 300 रुपये का आम तय करे और दे दे हल्के वाला आम। तो ऑफर में सर्टेन और डेफिनेट होना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये वाली चीज़ इस तरह से आपको वो करूँगा। कॉलेज ने कहा बच्चों आ जाओ, अगर तुम हमसे पढ़ते हो तो हमें 20,000 रुपये दे दो। आपने 20,000 दे दिए, उन्होंने आपको आइल्स की क्लास में बैठा दिया, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो ऑफ़र सर्टेन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए, क्लियर कट हो, कोई भाम ना हो, कोई डाउट ना हो, वाज़े महकम हो, सुनने वाले को, देखने वाले को एक्शन से या अल्फाज से साफ समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात क्लियर है? या वही कह दे, बी ए से कह दे कि अगर तुम मुझे 1 kg मैंगो दोगे तो मैं आपको 3 करारे बड़े ज़बरदस्त वैल्यू के नोट दूंगा, और फिर 20-20 रुपए के बड़े करारे से 3 नोट दे दे। तो ऑफ़र सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए, तो ही बात बनेगी। अगर ऑफ़र में डाउट है तो बात नहीं बनेगी। आईकेप में एक दफ़ा सवाल आया, उन्होंने कहा कि जी वो एक शख्स के साथ दूसरे ने एग्री किया कि मैं तुम्हें टेलीविज़न बेचूंगा, तो या तो मैं 10% डिस्काउंट दे दूंगा या 15% डिस्काउंट दे दूंगा। एग्रीमेंट बन गया और उस टाइम पे उसने 10% डिस्काउंट दिया, जबकि ये भाई साहब सोच रहे थे कि मुझे 15% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आईकेप पूछता बताओ यहाँ पे शरा क्या कहती है? तो आप कहेंगे कि भला ये हरकत ही गलत हुई है, ऑफ़र ही गलत थी, सर्टेनिटी थी ही नहीं।
कि या 10% होगा या 15% होगा। तो होता क्या, इस तरह का एक रूल होता है जो आपने समझा होता है, और आई कैप एक सिनेरियो देता है, जिस सिनेरियो के पीछे एक रूल होता है। तो आप पहले स्टेप में उस रूल को बताते हैं, दूसरे स्टेप में सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, और तीसरे स्टेप में अपना जवाब दे देते हैं। लेकिन वो बहरहाल आज ड्राफ्टिंग के सेशन में आप लोग देख रहे होंगे इंशाल्लाह। सडन और डेफिनेट वाली बात समझ आई। ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है, एक ऑफर में कंडीशन भी हो सकती है। यानी ए ने बी से कहा कि अगर तुम सुबह सुबह के वक्त मेरे पास आए तो मैं तुम्हें 300 रुपये का 1 किलो आम दूंगा। दोपहर बाद का ये रेट नहीं है। तो इसका मतलब है ये ऑफ़र तभी वैलिड है, या इस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस तभी वैलिड है जब आपने शर्तों को मान लिया हो। और ऑफ़र देने वाले को शर्तें बतानी चाहिए। तो ऑफ़र समटाइम कंडीशनल होती है, ऑफ़र के साथ कोई ना कोई कंडीशन लिंक होती है। एंड ऑफ़र मे बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अगर कोई स्पेशल टर्म्स किसी ऑफर में है तो दे मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अगर कोई स्पेशल शर्तें हैं तो वो ऑफरी को आपको अलग से बतानी चाहिए। ये बात समझ आई। तो ऑफर में कंडीशन भी हो सकती है। तो 3 एसेंशियल हमने पढ़े। ऑफर अपने आप को नहीं हो सकती, सर्टेन डेफिनेट होनी चाहिए, कंडीशनल हो भी सकती है। देन एक बड़ी ज़रूरी शर्त, कम्युनिकेट होनी चाहिए। ए फल बेच रहा था, ए ने कुछ बोला, बी ने सुना ही नहीं, ये ऑफर नहीं है। बोली हुई ऑफर सुनाई देनी चाहिए, लिखी हुई ऑफर दिखाई देनी चाहिए, एक्शन समझाई देने चाहिए। रिक्शे वाले ने आपके पास आके रोका, आपकी तरफ देखा, आपने उसकी तरफ देखा, और फिर आपकी तरफ देखा। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना क्या चाह रहा है, क्यों रिक्शा रोका है, मतलब अब आप परेशान हैं। तो ये ऑफ़र हुई नहीं है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि एक रिक्शा जो रूट का रिक्शा है वो आपके पास क्यों रोका है। आप फिर उसे देख रहे हैं, फिर आपने जेब से लाइटर निकाला कि शायद वो आपसे लाइटर मांगना चाह रहा है या कोई और इस तरह से। समझ ही नहीं आ रही ना वो क्या करना क्या चाह रहा है, वो क्यों आपके पास आके रुका है। तो ऑफ़र अगर एक्शन से है तो समझ आना चाहिए, बोल के है तो सुनाई देना चाहिए, लिख के है तो दिखाई देना चाहिए। अगर ख़त है तो ख़त पहुंच गया हो। अगर एक ऑफ़र एक बंदे ने इंग्लिस्तान में बैठ के की और उसने जनाब ख़त लिख के भेज दिया, तो जब भेजा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जब पहुंचा तो इम्पोर्टेंट है। ऑफ़र कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी को। कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होती है जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। अगर ऑफ़र बाय पोस्ट हो तो इसकी कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब लेटर ऑफरी तक पहुंच जाएगा। ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। ये जुमला हमारे लिए रेपिटेटिव है, ये तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, ये बात हमें पहले से पता है। ऑफर के एसेंशियल्स में तकरीबन आखिरी एसेंशियल इसके साथ हम लिख सकते हैं, शुड नॉट बी एन इन्विटेशन ऑन ऑफर। किताब ने ऑफर के एसेंशियल में इन्विटेशन टू ऑफर लिखा और कहा ये नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये नफ़ी वाला है। वो कह रहे हैं कि ऑफर में इन्विटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए। अब ये एक थोड़ी सी डिबेट है, इसके लिए 1-3 जज़ाकल्लाह। ये इस चैप्टर का एक टेक्निकल पॉइंट जिस पे आके फंसते हैं। इस चैप्टर में 2 टेक्निकल पॉइंट हैं, एक इन्विटेशन टू ऑफर जहाँ पे MCQ में आप परेशान हो सकते हैं, और एक एक्सेप्टेंस की एक टाइम लाइन है जिसमें लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। एक ऑफ़र होती है और एक इन्विटेशन टू ऑफ़र होती है। इन्विटेशन टू ऑफ़र ये है कि हमने बाहर लिख के लगा दिया अगले सेशंस के एडमिशन्स जारी हैं। अब आप आके पूछेंगे भाईजान कौन सा सब्जेक्ट, कितने रुपए में, क्या प्लान है, किस तरह से है। तो हमने जो दिया वो ऑफ़र नहीं थी, वो इन्विटेशन टू ऑफ़र थे। और अगर हम ब्रोशर लगा देते बीलो की क्लास 25,000 रुपये में इस तारीख तक इस तरह से आएँ और यूँ पैसे जमा कराएँ और यूँ हम आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं, तो ये ऑफ़र होती। तो इन्विटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में सर्टेनिटी का फ़र्क है। इन्विटेशन टू ऑफ़र का मकसद है लोगों को बुलाओ और एक दफ़ा कन्विंस करो कि वो एग्रीमेंट करते हैं। वो फलों की रेड़ी लेके एक जगह खड़ा है और लोग उसके पास से गुजर रहे हैं, ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है। अब कोई रुक के कहेगा भाईजान 300 के देने हैं मुझे, तो वो उसकी तरफ से ऑफ़र होगी। या अगर एक बंदा पास से गुजरो उसने कहा बाबूजी 250 के ले लो, तो ये ऑफ़र है। लेकिन आम लेके मार्केट में आना ऑफ़र नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है। आप एक दुकान में जाते हैं और दुकान में जगह जगह बहुत सारे सूट टंगे हुए हैं। आप कहते हैं ये कितने का है, ये कितने का है, तो वो जो सूट उन्होंने टांगे हुए हैं वहाँ पे डिस्प्ले पे जो लगाए हुए हैं, ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है। एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ लिखा है कि हर किस्म के खाने दस्तयाब हैं।
वहाँ लिखा हुआ है हर किस्म के खाने दस्तयाब है। ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफ़र। एक मेन्यू कार्ड ला के दे दिया जिस पे लिखा है चिकन कढ़ाई 2000 रुपये की, ये ऑफ़र है। आपने मेन्यू देखा, उसे कहा यार चिकन कढ़ाई किलो ले आओ, ये एक्सेप्टेंस है। मेन्यू पे लिखा होता चिकन कढ़ाई दिलफरेब रेट्स में अवेलेबल है, ये इनविटेशन होता। आप कहते कितने का है, वो कहते 2000, आप कहते नहीं 1800 में खाऊंगा। अगर 1800 में डन होता तो जिसने आखिरी बात की थी 1800 वाली, वो ऑफ़र थी, उन्होंने एक्सेप्ट की और कहानी। तो इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलेज कह रहा है एडमिशन खुले हैं, ये इनविटेशन है। कॉलेज कह रहा है इतने हज़ार में ये चीज़ ऐसे मिलेगी, ये ऑफ़र है। तो इनविटेशंस को ऑफ़र नहीं मानना। एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, जिसके अंदर आपको नहीं पता लग रहा, कंफर्म नहीं हो रहा। अब आप अगर एक शॉप पे जाएं और वहाँ प्राइसेस भी लगी हुई हों और लिखा हो नेगोशिएबल, तो फिर ये ऑफ़र नहीं है, क्योंकि ऑफ़र तो सर्टन और डेफिनेट होती है कि भाई ये 2000 का सूट है तो 2000 का ही मिलेगा। तो अगर वो लिख दें 2000 और नीचे लिख दें फिक्स प्राइसेस, तो उन्होंने ऑफ़र लगाई हुई है। और 2000 दिखा के कहें आओ बातचीत करते हैं, तो ये क्या है? क्या ये बात समझ आ रही है? इनविटेशन टू ऑफ़र में आप एक माहौल बनाते हैं कि लोग आएँ और बातचीत हो, और ऑफ़र में आप अपनी तरफ से एक फाइनल चीज़ देते हैं, दूसरा नहीं मानेगा तो आपकी ऑफ़र रिजेक्ट हो गई। वो आगे से कोई अपनी ऑफ़र दे दे तो काउंटर ऑफ़र बन जाएगी। उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया, उसने एक नई ऑफ़र दे दी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, इसलिए मैं उस टाइम पे सवाल नहीं लिया था। तो क्या ये बात समझ आई कि इनविटेशन और ऑफ़र में तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ में इस तरह से आ सकता है। अब अगर पेपर में एक सवाल आए और वहाँ क्लियर ना हो रहा हो, वो कहें जी एक जगह पे प्राइस टैग्स लगे हुए हैं, तो आप कहें भाई अगर वो नेगोशिएबल है तो फिर तो वो ऑफ़र नहीं है, वो इनविटेशन है। और अगर वो फिक्स हैं तो अगले बंदे ने अपनी तरफ से आपको ऑफ़र दे दी है, तो ऑफ़र होनी चाहिए, ऑफ़र इनविटेशन टू ऑफ़र नहीं होनी चाहिए। 3 अगर क्या होगा? अगर काउंटर ऑफर से कॉन्टैक्ट करें तो उस कॉन्टैक्ट में जी, अगर एक कम ऑफर से, यानी आपने कहा 2000, उसने कहा नहीं भाई 1800, इसका मतलब है उसने 1800 का है। अब वो बन गया ऑफर, आप बन गए ऑफरी। आपको नहीं पसंद, आप कहें मुझे नहीं चाहिए, उसने कहा मुझे भी नहीं चाहिए, आपने कहा निकलो मेरी दुकान से, कहानी ख़त्म हो गई। तो जो आखिरी बात जिसने की है वो ऑफ़र है, और जिसने आखिरी दफ़ा माना है वो एक्सेप्टेंस है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ए ही ऑफ़र हो। ए ने बी से कहा कि भाईजान 1 किलो आम ले लो, 300 के दूंगा। बी ने कहा 300 नहीं मंजूर, 280 दूंगा। उसने उसकी ऑफ़र को उठा के कचरे में फेंक दिया और अपनी तरफ से एक नई ऑफ़र दे दी है 280 की। अब ये बन गया ऑफर और वो बन गया ऑफरी। अब अगर वो मान गया तो अब कहानी रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि हम देखेंगे कि आखिरी बात किसकी मानी गई, जिसकी मानी गई वो ऑफर है और जिसने मानी वो ऑफर है। इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन ऑफ अ पर्सन टू इनवाइट, इंटेंशन ऑफ पर्सन टू इनवाइट अदर विद अ व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। जब एक बंदा दूसरे को इस इरादे से बुलाता है कि आओ जरा बैठें बात तो करें, या कुछ ऐसा असबाब पैदा करता है कि अगला बंदा इंटरेस्टेड हो और आके बात करे, तो वो इन्विटेशन ऑफ ऑफर है। पर्पज ऑफ सच इन्विटेशन इज टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू ट्रांजैक्शन। इसका मकसद ये है कि आप बताते हैं हम रेडी हैं, हम आपको बता दें हम रेडी हैं एडमिशंस करने के लिए। फल वाले ने कहा मैं रेडी हूँ फल बेचने के लिए, आओ तो सही, बैठो तो सही, बात तो करो। सच इंटेंशंस आर नॉट कंसिडर्ड, इन इंटेंशंस को ऑफर नहीं बोला जाता। क्या मैं ऑफर की सारी कहानी समझ आ गई? अब आईकेपी की किताब ने ऑफर की कहानी बताई, फिर एक्सेप्टेंस की कहानी बताई, फिर बताई ऑफर ख़त्म कैसे होती है। लेकिन हम एक्सेप्टेंस पढ़ने से पहले ये समझ सकते हैं कि ऑफर कैसे ख़त्म होती है। तो मैं अक्सर ये सवाल लोगों से पूछता हूँ, अब इस वक्त उतनी गुंजाइश नहीं है, क्रैश कोर्स है, नहीं तो नॉर्मल क्लास में कहता हूँ हाँ भाई ये ऑफ़र है, बताओ ऑफ़र कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है। तो बच्चे 8-10 आइडियाज़ देते हैं और यकीन माने वही किताब ने भी बताया होता है। लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास टू वे कम्युनिकेट करने का। एक ऑफ़र कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है? रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र बिफोर एक्सेप्टेंस, ये वाले अल्फाज इग्नोर कर देने, ये पहले से स्लाइड में। रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र बिफोर एक्सेप्टेंस, एक दफ़ा 1 भी कर देते हैं, जज़ाकल्लाह। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस। ए ने बी को ऑफ़र दी कि मैंगोज़ ले लो 300 के, और अगर तुमने इस टाइम तक फैसला ना किया तो ये ऑफ़र ख़त्म है। तो टाइम पूरा होने पे ऑफ़र
ख़त्म हो जाएगी। टाइम नहीं है, ए ने बी से कहा 300 के आम लेने हैं, बी सोच रहा था, ए ने कहा भाई मैंने जज्बाती होकर कह दिया था, कोई चक्कर नहीं है, भाग जाओ। ऑफ़र देने वाले ने खुद ही ऑफ़र मार दी एक्सेप्ट होने से पहले पहले, तो ऑफ़र ख़त्म। ऑफ़र देने से आप बाउंड नहीं हो जाते, एक्सेप्ट होने पे आप बाउंड हो जाते हैं। लैप्स ऑफ टाइम, आपने अगर टाइम बताया हुआ तो टाइम गुजर गया, और अगर टाइम नहीं बताया हुआ तो एक रीज़नेबल टाइम। आम वाले ने कहा 300 के आम लेने हैं, आप 6 दिन बाद पहुंचे, आपने कहा हाँ लेने हैं। कहेगा क्या बात करते हो, हर दिन का अलग रेट होता है, कोई रीज़नेबल बात करो। तुम उस दिन 3-4 घंटे तक आ जाते, मैं तुम्हें 300 रुपये में दे देता। उसने टाइम नहीं बताया था, लेकिन ये बड़ी क्लियर कट बात है कि वो अगला बंदा रीज़नेबल टाइम में नहीं आया, उसने एक टाइम गुजार दिया। तो या तो टाइम मेंशन हो, सबसे अच्छी बात है। अगर टाइम मेंशन ना हो तो हम देखेंगे उस तरह की फील्ड में रीज़नेबल टाइम किसे कहते हैं। एक शख्स जो इंग्लिस्तान में बैठा हुआ है और वहाँ से माल सप्लाई करता है पाकिस्तान में, जिस माल को पाकिस्तान पहुँचने में 1.5 महीना लग जाता है, उसने एक ऑफ़र दी और एक बंदे ने 3 महीने बाद एक्सेप्ट की, तो हो सकता है ये रीज़नेबल टाइम माना जाए। लेकिन हमने सेशन के स्टार्ट में कहा हाँ भाई आ जाओ, पूरी रिज़ल्ट क्लासेस में एनरोलमेंट जारी हैं, आ जाओ, और आपने फास्ट ट्रैक वाले टाइम पे आके कहा वो हाँ मुझे कबूल है प्री रिज़ल्ट वाली क्लास, तो हम कहेंगे भजन टाइम गुजर गया है, रीज़नेबल टाइम गुजर गया। तो जो वर्ड रीज़नेबल है ना, ये अदालत में फिर साबित होगा कि कौन सी फील्ड में कितनी चीज़ को कितना रीज़नेबल कहते हैं। कुछ जगह दिन भी रीज़नेबल नहीं होता, कुछ जगह कई महीने तक भी मामला रीज़नेबल होता है। ये बात समझ आ गई। देन डेथ या इंसैनिटी ऑफ द ऑफर हो जाए, ऑफर दे और मर जाए, और आपको खबर मिल जाए कि वो मर चुका है, तो ऑफ़र भी मर गई है साथ। ये ऑफ़र देने के बाद वो पागल हो जाए, तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर आपको ऑफर के मरने का या पागल होने की खबर मिल गई, तो इसका मतलब है ऑफ़र ख़त्म हो गई। अगर आपने एक्सेप्ट कर ली और बाद में मर गया, अब क्या होगा? जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर्स में, 6 से लेकर 10 के दरमियान। तो इस वक्त तक हमने उतना आगे नहीं सोचना कि बनने के बाद क्या होता है, हमने सोचना ये कि बनने तक क्या बात हो रही है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर, प्रेसिडेंट को आप कह सकते हैं प्रेजेंट इन द ऑफर, मौजूद ऑफर में जो मौजूद कंडीशंस अगर वो पूरी ना हो। ऑफर देने वाले ने कहा था इतने टाइम तक आ जाओ, आप नहीं आए। ऑफर देने वाले ने कहा था अगर ये वाली शर्त ऐसे हुई, ये चीज़ ऐसे हुई, तो इस तरह से, तो अगर वो कंडीशन फुलफिल ना हुई तो ऑफर ख़त्म हो जाएगी। काउंटर ऑफर इज मेड, ये क्या चीज़ है? काउंटर ऑफर, अगले बंदे ने मुकाबले में अपनी ऑफर दे दी। ए ने बी से कहा था 300 रुपये, बी ने कहा नहीं जी 280 रुपये, तो जो 300 वाली ऑफर है वो मर गई है। दैट इज काउंटर ऑफर, ऑफर बाय ऑफरी इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल ऑफर। और नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेस रिजेक्शन बाय द ऑफरी, ऑफर देने वाले ऑफर दी, ऑफरी ने एक्सेप्ट ही नहीं की। आपने मैसेज किया, अगले ने जवाब ही नहीं दिया, या जवाब दिया तुम एक घटिया इंसान हो, तो ऑफर रिजेक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो ऑफ़र देने वाला ऑफ़र वापस भी ले सकता है और ऑफ़र सुनने वाला भी चपेट कर आ सकता है। तो अगर उसको नहीं पसंद आई, उसने कहा, इसने कहा 300 रुपये, इसने कहा तुमसे मैं ख़रीदनी नहीं है फल। नॉन एक्सेप्टेंस ये एक्सप्रेस रिजेक्शन बाय द ऑफरी, तो ऑफर खुद ऑफर वापस ले ले, ऑफरी इनकार कर दे, शर्तें पूरी ना हो, ऑफर मर जाए, टाइम ख़त्म हो जाए, या ऑफ़र रिसीव करने वाला अपनी तरफ से एक काउंटर ऑफ़र दे दे, इन सारी सूरतों में ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। डन जी। सर यहाँ पे रिजेक्शन भी इम्प्लाइड हो सकती है जी? क्या रिजेक्शन भी एक्शंस में हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है? यस, ऐसे ही है। बस सीधी सी बात है, एक बंदे ने दूसरे से कहा 300 रुपये किलो आम लेने हैं, गंदा सा मुँह बनाया और चल पड़ा। बड़ा क्लियर कट मतलब है। अगर समझने वाला समझ रहा है तो उसका ये मुंह बनाने का मतलब है उसने इनकार कर दिया है। अब गलत एक्सपेक्टेशन डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोगों के चेहरों में ना मायूसी आ गई कि नहीं सर हमें थोड़ा सा इंतज़ार करने दें, हो सकता है वो आम वाला ज़रा रेट थोड़ा सा बेहतर कर दे या इस तरह से करके। तो कोई और सवाल ऑफ़र के ऊपर जल्दी से कोई सवाल लेते हैं ताकि फिर एक्सेप्टेंस की तरफ आए। लाइट एक दफ़ा 13 जी।
प्रेसिडेंट एक कानूनी लफ्ज़ है। आप अगर इस लफ्ज़ की वजह से परेशान है तो आप प्रेजेंट लिख दें, प्रेजेंट इन द ऑफर। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेजेंट इन द ऑफर। ऑफर में शर्तें थी, बाबूजी सुबह के वक्त आ गए तो मैं आपको 300 रुपये का आम दे दूंगा। सुबह का वक्त ही ख़त्म हो गया तो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। तो ऑफ़र में अगर कोई कंडीशन और वो कंडीशन का एहतराम ना किया गया तो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको पता है इन दोनों कॉलेजेस ने प्री एनरोलमेंट्स की वो की हुई होती है। हम हर दफ़ा बड़ी ब्रेकें लगा रहे होते हैं और उसके बाद जो ऑफ़र कर रहे होते हैं प्री एनरोलमेंट की, लोग उनको गालियाँ दे रहे होते हैं और हमें कह रहे होते हैं जी आप क्यों नहीं दे रहे प्री एनरोलमेंट ऑफ़र। तो हम कहते हैं भाई हम सुकून से आपको पढ़ने देना चाहते हैं। नहीं सर, हमने अभी डिसाइड करना है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, तो आप भी वो करें। तो कहने का मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी ने प्री एनरोलमेंट की बात की और उसने कहा जी हमें दे दो आप 5,000 4,000 या इस तरह से करके इतने पैसे हमें जमा करा दो तो आपकी सीट रिज़र्व हो जाएगी। तो इस ऑफ़र में एक शर्त थी कि क्लास शुरू होनी है सितंबर एंड पे, लेकिन आज पैसे दे दोगे तो वो ऑफ़र वैलिड है। तो अगर कोई आज पैसे ना दे और कहे आपने ऑफ़र दी थी तो वो कहेंगे उस ऑफ़र के साथ एक शर्त थी। वो शर्त क्या थी? आज 5,000 रुपये दे दो, आज 6,000 दे दो, आज 2,000 दे दो, आज 4,000 दे दो, व्हाट्सएवर। आपने वो बात अगर नहीं मानी तो इसका मतलब है वो ऑफ़र ख़त्म हो गई। ये प्रेसिडेंट वाली बात समझ आई? हाँ जी, एक आध और सवाल, एक सवाल इधर से, एक सवाल इधर से, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश भी थोड़ी कम है। उसमें पॉइंट लिखा हुआ है एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी। ठीक है जी, इन्होंने कहा किताब में लिखा है कि ऑफ़र जब एक्सेप्ट हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है और फिर उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो किताब ने ऐसा क्यों लिख दिया? मैंने आपको जब एक एक लफ्ज़ अलग अलग समझाया ना, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, तो उस वक्त मैं साथ साथ बताता रहा कि मैं आपको इस वक्त ये सारी बातें बता रहा हूँ। लेकिन पेपर में अब आपने अजम्पशन ये लेनी है कि अगर पेपर में सवाल आया ना ए ने बी से कहा 300 के आम और बी मान गया तो आप डायरेक्ट छलांग लगा के कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँच जाएंगे। आप खुद ही से मान लेंगे कि हाँ भाई वो दरमियान के एसेंशियल्स पूरे हो गए। यानी कि अजम्पशन ये है कि ऑफ़र में कंसिडरेशन थी, एक्सेप्टेंस मौजूद थी और ये भी अजम्पशन है कि लीगल बाइंडिंग थी। तो अगर पेपर में सवाल आए और सवाल ने एक्सप्रेसली आपको नहीं बताया कि कंसिडरेशन मिसिंग है या लीगल बाइंडिंग मिसिंग है, तो हम नॉर्मली क्या अज्यूम करेंगे कि जो भी बात हो रही है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो सिर्फ हम बेस समझने के लिए कि प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है हमने सारी डिबेट की थी। अदरवाइज हमारी अजम्पशन ये होती है कि एक ने दूसरे को ऑफर दी, दूसरे ने मान ली, इसका मतलब इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। तो इसलिए किताब में उन्होंने खुला जुमला दे दिया कि ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो बस समझो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वो दो चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं कि कंसिडरेशन भी मौजूद है, लीगल बाइंडिंग में मौजूद है। एक सवाल इधर से और फिर हम आगे चलेंगे। जी, लैप्स और रिवोक का एग्जैक्टली सेम होता है? जी, क्या लैप्स और रिवोक का एग्जैक्टली सेम मतलब है? नहीं, मतलब थोड़ा सा फ़र्क है। रिवोक का मतलब है ख़त्म कर दिया जाना, लैप्स का मतलब है ख़त्म हो जाना। एक बंदा बेचारा मर गया, उसने रिवोक नहीं की थी ऑफ़र, वो मर गया तो ऑफ़र लैप्स हुई है। और रिवोक का मतलब है कि उसने खुद से इनकार कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि आईकेप पेपर में सवाल पूछता है बताओ जी ऑफ़र कैसे कैसे रिवोक हो सकती है, और सवाल होता है 5-4 नंबर का। अब 5-4 नंबर में हम एक लाइन नहीं लिख सकते कि ऑफ़र देने वाले ने अपनी ऑफ़र खुद ही ख़त्म कर दी, तो हमें मजबूरन वहाँ लैप्स की, तो हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लैप्स और रिवोक को करीब करीब सेम मान रहे होते हैं ताकि हम पेपर के नंबर पूरे कर सकें। अदरवाइज रिवोक का मतलब है एक बंदे ने खुद से वापस ले ली, ख़त्म कर दी, और लैप्स का मतलब है ऑफर ख़त्म हो गई। ऑफर रेवोकेशन की वजह से भी ख़त्म हो सकती है, डेथ की वजह से भी ख़त्म हो सकती है, कंडीशंस की वजह से भी, कई वजह से ख़त्म हो सकती है। रेवोकेशन का मतलब है ऑफ़र देने वाले ने ही ऑफ़र को ख़त्म कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक्सेप्टेंस की कहानी है 3। जज़ाकल्लाह। हमने एक एक आखिरी सवाल लेना था। यकीन माने ये रेगुलर क्लास नहीं है और आप लोगों के पास ईमेल वाली ऑप्शन है। बस कल थोड़ा सा मसरूफियत ज़्यादा थी, चूँकि सारे वो करने थे आप लोगों के गूगल ड्राइव्स के लिंक और वो सारी चीज़ें बनानी थी, वो भी मैंने एंड पे बताना है। तो अदरवाइज़ मैं कल कुछ मेल्स रिप्लाई नहीं कर सका। आप डेली मेल करें, मैं डेली साथ साथ इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि मसला ये है कि फिर क्रैश को क्रैश भी तो रहना है ना। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सवालों के जवाब देते हुए, आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन 2:30 बजे के करीब बाहर जो बच्चे खड़े हुए होंगे ना, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा, और वो बाहर गर्मी भी होगी और वो जो है ना, और फिर उसके बाद आप लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर वो वाले, और फिर आप लोगों ने भी आगे 2:30 बजे एक और सेशन अटेंड करना है एक और जगह, फिर उसके बारे में बताना भी है। तो थोड़ा सा इस वक्त मजबूरी है। मैं नॉर्मली आप कोई भी किसी भी पीछे क्रैश की वीडियो देख लें, हम इतने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं लेते। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक दफ़ा बेस अच्छी बना लें, लेकिन फिर भी गुंजाइश तो दामन में वक्त में कमी है ना। एक एक आखिरी सवाल इधर से और इधर से। हाँ जी, अगर आप लोगों को बहुत दुख लग रहा है। और आप
अगर ऑफर मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर एक इम्प्लाइड और एक एक्सप्रेस हो जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मैंने जुमला बोला था, तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा? बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने जुमला बोला था कि अगर इनमें से कोई एक भी इम्प्लाइड हो गई तो फिर हम ओवरऑल इम्प्लाइड बोलेंगे। जी, यहाँ से आखिरी एक सवाल। सर, अगर ऑफर देने वाले ने स्पेसिफिक टाइम कर दिया उसमें, तो फिर उस मामले में लैप्स होगा या रिवॉक होगा? जी, ऑफर देने वाले ने अगर टाइम कर दिया तो क्या रिवोक होगा या लैप्स होगा? बेसिकली हो तो लैप्स ही रहा है, क्योंकि रिवोक तब होगा जब वो खुद से कहते हैं कि भाई वो टाइम दे। एक बंदे ने कहा 3 दिन तक ये ऑफर वैलिड है और अगले ही दिन कह दिया बस मेरा वो जुमला ख़त्म, तो आप कहेंगे क्या बात करते हो, तुमने ही तो कहा था 3 दिन। तो उसने कहा मैं ही तो कह रहा हूँ कि नहीं अब 3 दिन। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर चुके होते तो फिर वो रिवोक ना कर पाता। तो टाइम पूरा होने पे ऑफर खुद ब खुद लैप्स हो जाएगी, लेकिन टाइम पूरा होने से पहले ही अगर ऑफर खुद ही से रिवोक करना चाहे तो उसकी मर्जी है। जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ उसकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। उसने ऑफर दी थी, उसे बाद में समझ आया कि मैंने बोंगी मार दी है, उसने अपनी ऑफर वापस ले ली। तो अच्छी ऑफर जैसी नजर आए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो वो रिवोक हो सकती है। अब मेरे ख्याल में आगे चलते हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। एक्सेप्टेंस, अब सोचिए ऑफर की इतनी टेक्निकल डेफिनेशन थी तो एक्सेप्टेंस की तो बहुत ही टेक्निकल होगी। नहीं, एक्सेप्टेंस बेचारी बहुत ही आसान सी है। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted। जब वो बंदा जिसको प्रपोजल दिया गया है वो अब मान जाए, अपनी कॉन्सेंट दे दे, तो समझा जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। जल्दी से एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए, गैर मशरूत होनी चाहिए। ए ने बी से कहा 1 किलो मैंगो 300 रुपये, उसने कहा हाँ कबूल तो है लेकिन 4 अलग अलग किस्तों में दूंगा पैसे। जब ऑफर देने वाले की ऑफर बाइनी ही वैसे ही हू बहू वैसे ही 100% उसी तरह से मान लीजिए तो वो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्ट करते हुए अपनी शर्तें ऐड कर देने का मतलब है आप काउंटर ऑफर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ठीक है मैं 4 किस्तों में पैसे दूंगा, अब आपकी ऑफर है 4 किस्तों में 300 रुपये लेने हैं, अब उसकी मर्जी है, वो इनकार करना चाहे तो इनकार कर दे। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगर एनी कंडीशन इज इम्पोज तो फिर क्या होगा, काउंटर ऑफर बन जाएगी। दूसरा, रीजनेबल मोड में होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। रीजनेबल मोड में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड। अगले बंदे ने आपको कहा मुझे इस तरीके से एक्सेप्टेंस भेज दो। कॉलेज ने कहा आपने अगर एडमिशन लेना है तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज से बता दें। आपने कॉल कर दी तो कॉलेज को चाहिए कि आपसे कहे भाई हमने कहा था कॉल नहीं, कॉल का रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता, हमें लिख के बताओ कि मैंने एडमिशन लेना है। अगर कॉलेज इंसिस्ट करे तो आप लिख के भेजेंगे, लेकिन आपने कॉल की और कॉलेज मान गया तो फिर मान लेंगे कि ये एक्सेप्टेंस वैलिड है। यानी एक्सेप्टेंस उसी मोड में होनी चाहिए जिस मोड में कहा गया है, ऑफर देने वाले ने जिस मोड में आपको कहा था। और अगर आप उस मोड को ना माने तो ये ऑफरर के ऊपर है कि उसने इसरार किया या नहीं किया। अगर उसने इसरार नहीं किया तो आप रीजनेबली अज्यूम कर सकते हैं कि मामला इजी हो गया। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन मैनर स्पेसिफाइड, वेयर नो मोड स्पेसिफाइड एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन यूजुअल मैनर। अगर कोई तरीका नहीं बताया तो जैसे नॉर्मली कम्युनिकेट होता है उस तरह से कर दें। अगर एक्सेप्टेंस उस मैनर प्रिस्क्राइब में नहीं हुआ तो ऑफरर शेल इंसिस्ट फॉर दैट, और इफ ही फेल टू इंसिस्ट विद इन रीजनेबल टाइम इट इज डीम्ड, ये समझा जाएगा दैट ही हैज एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस। ये मान लिया जाएगा कि उसने परफॉर्मेंस आपकी एक्सेप्ट कर ली। तो एक एसेंशियल है अनकंडीशनल होना चाहिए, एक एसेंशियल है रीजनेबल मोड में होना चाहिए। तीसरा क्लियर कट बात है ऑन टाइम। चौथा क्लियर कट बात है लैप्स होने से पहले पहले, ऑफर लैप्स होने से पहले पहले कम्युनिकेटेड भी होनी चाहिए। एक्सेप्टर अवेयर होना चाहिए प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस वक्त उस बंदे ने एक्सेप्टेंस दी है उसे पता हो कि वो इस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस दे रहा है। आपने अगर ऑफर की है और उसको ऑफर का पता ही नहीं है तो उसका एक्शन एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल दी जाती है कि अगर एक शख्स का बटवा गुम हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि जो मेरा बटवा ढूंढ के ला के देगा मैं उसे 500 रुपये इनाम दूंगा। ये ऐलान उसने किया मस्जिद में। उसका एक दोस्त जिसके पास 3 दिन पहले वो गया था उसका बटवा ला के इसे देता है, कहता है मेरे घर पड़ा हुआ था बटवा, लेकिन दोस्त ने मस्जिद का ऐलान नहीं सुना। तो कोई भी और शख्स बटवा ला के देता तो वो एक्शन एक्सेप्टेंस माना जाता, लेकिन दोस्त जिसने ऑफर नहीं सुनी हुई उसका बटवा ला के देना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द
प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। इसके ऊपर आज 2-3 सवाल आप ड्राफ्टिंग के सेशन में भी इंशाल्लाह देख रहे होंगे। तो एक्सेप्टेंस तभी होगी जब आपको पता हो कि ऑफर क्या थी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स होने से पहले पहले आपने एक्सेप्टेंस दे देनी है। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब वो कम्युनिकेट हो जाए ऑफरर को। जैसे ऑफर कम्युनिकेट होनी थी वैसे ही एक्सेप्टेंस भी। ऑफर एक्सेप्ट वर्ड स्पोकन से भी हो सकती है, रिटन से भी हो सकती है और थ्रू कंडक्ट ऑफ पर्सन भी हो सकती है। ये लाइन भी खत्म कर दें क्योंकि ये बात भी आपको एक्सप्रेस और इम्प्लाइड पता है। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन। एक मॉड होता है नेगेटिव कन्फर्मेशन। दुनिया में कई जगह चलता है कि आप एक ख़त भेजते हैं और जब आपको उसका जवाब नहीं मिलता तो आप खुद ही से कुछ एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने स्टूडेंट्स को मैसेज करें कि हाँ भाई आप इस तारीख तक आके हमें रिप्लाई कर दें, या इस मैसेज का हमें रिप्लाई कर दें तो हम मान लेंगे कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या है, वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहा। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप एक मैसेज करते हैं और उसके जवाब में ना जवाब आने का एक मतलब सोचते हैं। वो कह रहे हैं ऑफर में ये नहीं होगा, यानी आप ऑफर में ये नहीं कहेंगे तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूँगा। आप ये कह सकते हैं तुम्हारा जवाब ना आया तो मैं रिजेक्शन मान लूँगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूँगा। ऐसी चीज़ जिसमें जवाब ना आने से आप एक मतलब निकाल लेते हैं उसको नेगेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं। तो रूल ये है कि एक्सेप्टेंस जो है शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन। नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या होती है, इफ़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन, ये समझा जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो गई है। यानी कि नेगेटिव कन्फर्मेशन का मतलब है कि आप कहें कि ए ने बी से कहा मैं 1 kg मैंगो तुम्हें 300 रुपये के देना चाहता हूँ, अगर 2 दिन तक तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया तो मैं समझ जाऊँगा तुम मेरी ऑफ़र मान चुके हो। ये गलत है। वो ये अगर कह देता ना 2 दिन तक तुमने जवाब ना दिया तो मैं समझ जाऊँगा तुमने ऑफ़र रिजेक्ट कर दी, ये कह सकते हैं, लेकिन जवाब ना आने को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। तो जहन में रखना है कि अगर आपने किसी को ऑफ़र दी है और उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया तो इस जवाब ना देने को यस मतलब कंसिडर नहीं करना। वो जो एक कॉमन सोशल रूल होता है खामोशी नीम रजामंदी है, यहाँ खामोशी इनकार होता है। कारोबारी बात हो रही है, कारोबारी बात में इकरार करेगा एक्शन से या वर्ड्स के साथ, तो नेगेटिव कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। ये बात समझ आई। अब दूसरा टेक्निकल जो पॉइंट आने लगा है उससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन रेवोकेशन के ऊपर कर लें या पे टाइमलाइन बना लेते हैं इकट्ठी। ये आखिरी 2 पॉइंट्स अभी मैं समझाने से पहले ना एक टाइमलाइन आपको समझाना चाहूँगा एक्सेप्टेंस की। इस टाइमलाइन से पहले थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं रेवोकेशन के ऊपर। 3 रेवोकेशन का क्या मतलब है, वापस चीज़ ले लेना। अभी जैसे थोड़ी पहले खातून ने कहा कि अगर बंदा मर जाए या अगर वो टाइम उसने दिया था टाइम पूरा ना हो तो क्या रेवोकेशन है? नहीं, रेवोकेशन है जब आप अपनी दी हुई चीज़ वापस ले लें। तो रेवोकेशन ऑफर की भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस की भी हो सकती है। ऑफर देने वाला ऑफर रिवोक कर सकता है, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टेंस भी रिवोक कर सकता है, लेकिन ऑफर रिवोक करना आसान है। भला क्यों? आपने ऑफर दी हुई है, ऑफर कब से पहले पहले तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्ट होने से पहले पहले। तो ऑफर रिवोक बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्टेंस रिवोक करना मुश्किल है। एक बंदा कमरे के उस साइड पे है, उसने वहाँ से ऊंची आवाज़ में एक ऑफ़र दी, आपने यहाँ से एक्सेप्टेंस दे दी। इस एक्सेप्टेंस को अगर रिवोक करना है तो आपने इस आवाज़ की रफ्तार से तेज़ भागना है, आगे जाके इस आवाज़ को रोकना है और उसको पकड़ के वहीं दफन कर देना है। ऑफरर तक आपकी एक्सेप्टेंस पहुँचनी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि जो आमने सामने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं इसमें एक्सेप्टेंस रिवोक होना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो एक्सेप्टेंस रिवोक होना कहाँ पॉसिबल है? जहाँ ख़त वाली बात हो। ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक हो जानी चाहिए और एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले रिवोक हो जानी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी। तो एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले रिवोक हो जाना चाहिए, ऑफर को ऑफर की एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक हो जाना चाहिए। ऑफर को रिवोक कौन करेगा? ऑफरर। एक्सेप्टेंस को कौन रिवोक करेगा? ऑफर। ये बात समझ आई? जो रिवोक कर रहा होगा उसकी नज़र में जिस दिन उसने खत भेजा या जिस दिन बोला वो समझा जाएगा उसके लिए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन है?
जिस बंदे को कह रहा है कि मैं अपनी ऑफ़र रिवोक कर रहा हूँ, तो जिस वक्त उसको खबर मिल जाएगी कि ऑफ़र रिवोक हो रहा है, उस वक्त मामला चेंज हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस और ऑफ़र दोनों रिवोक हो सकते हैं, ये बात समझ आई है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी तकलीफ सी टाइमलाइन है जिसको थोड़ा सा एक दफ़ा समझना ज़रूरी है। यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही हैं? वक्त का मैं मुकाबला सकता है। एक भाई सवाल पूछना चाह रहे हैं, मीनवाइल मैं कुछ वो कर दूँ, अपने टीम मेंबर से पूछूँ, अगर मेरे टीम मेंबर यहाँ आसपास वो है स्लाइड, वो स्लाइड है तो ये एक ही है अभी। अच्छा दूसरा फुल हुआ है, ठीक है सही है। 1-3 एक दफ़ा करना पड़ेगा। मीनवाइल जब वो सवाल वो कर रहे होंगे तो ये QR कोड है। हमने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं B-Log के, जिसमें B-Log की हमने डेली स्लाइड्स, टेस्ट और इस तरह की चीज़ें डालनी है। तो जब आप इस ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप की जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल ड्राइव नज़र आएगी जिसमें किताब की सॉफ्ट कॉपी है, और एक गूगल ड्राइव नज़र आएगी जिसके अंदर हमारे जितना भी कंटेंट होगा, जैसे कल मैंने ओरिएंटेशन उठा के ग्रुप में डाली है, हम ऑनवर्ड क्या करेंगे, हम एक फोल्डर में गूगल ड्राइव के सारी चीज़ें डालते रहेंगे। जिस दिन टेस्ट होगा, जो उसके सोल्यूशन होंगे, तो वो 2 ग्रुप्स हैं जिनमें से इन्होंने बताया कि एक फेल हो चुका हुआ है, तो ये दूसरे का QR कोड है। अगर आप इसको कैमरे से स्कैन कर लेंगे तो आप उस वाले ग्रुप में पहुँच जाएंगे। जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास है तो उनके लिए इसको स्कैन करना ज़रूरी नहीं है, ताकि फिर आप कनेक्टेड रहें। जब मैं कहूँ ना वो मैं गूगल ड्राइव में डाल दूंगा तो आपको पता हो कि वो गूगल ड्राइव कहाँ है। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में, जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ड्राइव्स के लिंक नज़र आ रहे होंगे। आज रात से हम इसमें डाटा डालना इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देंगे। मैं तब तक सवाल ले रहा था और आप इसको इतनी देर स्कैन कर लें, फिर जल्दी से टाइमलाइन की तरफ आते हैं। कहाँ सवाल? जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो क्या करें? वो जाते हुए फ्रंट ऑफिस से कहें कि उस वाले ग्रुप में मुझे ऐड होना है। वाह क्या सलूशन निकाला है, ठीक है। तो लेकिन एक मिनट, जब मोबाइल नहीं है तो फिर व्हाट्सएप पे कैसे जाएंगे? अच्छा इस वक्त नहीं है, ठीक है सही है। तो नहीं तो मेरा ईमेल आपको पता है, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा, टीम आपको लिंक वो कर देगी। आतिफ आब्दी FCA, अब पता लगे सारे कहीं आसान काम है, इस तरह से कर देते हैं, ठीक है जी। तो आतिफ आब्दी FCA@gmail.com आप मुझे भेज देंगे, मुझे लिंक चाहिए तो मैं फ़ौरन से वो किसी टीम मेंबर को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो उसमें लिंक डाल देंगे। नहीं तो आप उन 4 ग्रुप्स में हैं तो उनमें भी लिंक शेयर हुए थे, उन 4 ग्रुप्स में नहीं है तो फेसबुक पे पिछले 3-4 दिन में हमने 2-3 दफ़ा पोस्ट की है, उसमें उन ग्रुप्स का लिंक है, उन ग्रुप्स के लिंक में इन ग्रुप्स का लिंक है, और इन ग्रुप के अंदर गूगल ड्राइव है, और गूगल ड्राइव के अंदर सारा माल पड़ा है। वाह जी वाह। वो जो हम जो ड्राफ्ट, वो जो क्या कहते हैं आपसे, जो पास पेपर सोल्यूशन, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे नोट्स वो सब उस गूगल ड्राइव में शेयर हो रहे होंगे। रादर देन कि हम हर वक्त बार बार फेसबुक पे डाटा फेंकते रहें, व्हाट्सएप ग्रुपों में डाटा फेंकते रहें, हम गूगल ड्राइव में डालते रहेंगे ताकि आप भी तंग ना हो। और चूँकि रात भी जिस टाइम पे मैंने ओरिएंटेशन शेयर की तो आपके जब वो बेल बजी होगी तो घर वालों ने ज़रूर पूछा होगा कि बेटा ये इस टाइम पे किसके मैसेज, आपने कहोगे जी मेरे टीचर का मैसेज है, तो वो कहेंगे ये कौन सा टीचर है जो रात मतलब अच्छा 3 बज रहे थे या 2:30 बज रहे थे। तो वो उस वक्त मैं उससे थोड़ी देर पहले अपने सिस्टम तक पहुंच पाया था क्योंकि बहुत सारी और एक्टिविटीज़ थी। तो लेकिन अब आगे मैं इजी हो जाऊंगा, टीम मेंबर्स जज्बाती हो जाएंगे, वो डेली साथ साथ डाटा भरते रहेंगे। अच्छा कुछ लोग जज्बाती हो गए, उसके बाद मुझे उन्होंने मैसेज करने शुरू कर दिया और आते साथ ही ठा करके एक ऑटो रिप्लाई आता था कि भाई ये साहब व्हाट्सएप नहीं देखते हैं, इनका ये ईमेल है, ये उस पर पहुँचे तो वहाँ पर बातचीत होती है इनसे। ये देख लिया, एक सवाल था यहाँ से रेलिवेंट, और हम एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन की तरफ जाएँ। हाँ जी हाँ जी, सवाल था कोई सवाल नहीं है? वो है क्योंकि ये तो ऊपर जाने में 400 साल ले जाएगा। यस यू कैन डू दिस। ये नीचे वापस क्रैश कोर्स की रफ्तार से आता है और ऊपर जाता है जो आपने रेगुलर सेशन में जिस रफ्तार से पढ़ा। हमें 1-3 करना पड़ेगा। अल्लाह इन खातून को इस्तकामत दे और ये अगले कई दिन तक जो है ना, चूँकि कल की खातून यहाँ से भाग गई या अगली क्लासों में भी अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है ये एक मुश्किल ड्यूटी थी। ये असल में भी वाली बात है कि फिर फोकस आउट हो जाता है, तो हम जो है ना वो किसी को इल्ज़ाम नहीं देते। AB चलें, ये वाले A ने ये वाले B को एक ऑफ़र दी थी। अब वो तो आमने सामने थे, आमने सामने 1 kg मैंगो की बात हुई, आमने सामने 300 रुपये की बात हुई। फ़र्ज़ करें ये ख़त पे ऑफ़र हुई होती। A बैठा था पाकिस्तान में, B बैठा था इंग्लिस्तान में।
ए ने बी को ऑफर दी कि अगर मैं आपको $10,000 दूं तो क्या आप मुझे 500 kg फलाना मटेरियल देंगे। ए ने बी को, जो इंग्लिस्तान में बैठा हुआ है, इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसको ख़त भेजा कि मैं $10,000 की आपसे चीज़ खरीदना चाहता हूँ। पाकिस्तान से इंग्लैंड ख़त पहुँचने में लग गया 1 महीना। ये भाई साहब ने ख़त भेजा था 9 मई को, वो ख़त पहुँचा 8 जून को, 1 महीना लग गया उसे पहुँचते पहुँचते। जब 8 जून को वो ख़त पहुँचा तो बी ने कहा ये तो अच्छी ऑफ़र है, $10,000 मिल रहे हैं, 500 kg का उसने मटेरियल मांगा है। उसने अपने स्टाफ से कहा कि हाँ भाई हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। उन्होंने कहा कुछ अवेलेबल है, कुछ हम अरेंज कर लेंगे। उसने कहा 2-3 दिन तक अरेंज करके मुझे बताओ। 3 दिन तक वो अरेंज हो गया। उसने क्या किया, 11 जून को वो मटेरियल उठा के साइड पे कर दिया कि ये मैंने ए के लिए डन कर दी है, और ए को ख़त रवाना कर दिया एक्सेप्टेंस का। तो ये ख़त ए को कब मिलेगा, तकरीबन 10 जुलाई को। ऊपर वाला ख़त ऑफ़र का है और नीचे वाला ख़त एक्सेप्टेंस का है। ऑफ़र कब कम्युनिकेट होती है, जब वो नॉलेज में आ जाए। तो इसका मतलब भाई वो ऑफ़र जो उसने चलाई थी वो इस दिन कम्युनिकेट हो गई 8 जून को। अच्छा, एक्सेप्टेंस में रिवर्स हो जाता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्ट करने वाला मजलूम है, ऑफ़र देने वाला इतना मजलूम नहीं है। ये भाई साहब ने 500 kg का मटेरियल साइड पे रखा और ख़त रवाना कर दिया, मुझे कबूल है। ये ख़त पहुँचते 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 यहाँ तक आया था 8 जुलाई को। ए ने क्या किया, किसी और के साथ डील मुका ली और ए से पूछा ये तुमने क्या किया। उसने कहा भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट पे कब बाउंड होना था, जब एक्सेप्ट हो जाता। मैं तक एक्सेप्टेंस कब पहुंची, तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं पहुंची मैं आज़ाद था, मैंने ऑफर रिवोक कर दी। तो जब ख़तों वाला एक्सेप्टेंस है तो उसमें ये गरीब तो 11 जून को फंस गया ना एक्सेप्ट करके, ये तो माल साइड पे रख के बैठ गया। तो लॉ ने इसके लिए इक्विटेबल रूल बनाया कि एक्सेप्टेंस की जो टाइमलाइन है वो रिवर्स चलेगी। ये जिस दिन ख़त रवाना करेगा वो बाउंड हो जाएगा, ये उस दिन बाउंड हो जाएगा। ख़त ये रवाना कर रहा है, बाउंड वो हो रहा है। और मज़े की बात है कि ये ख़त चलते 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 यहाँ पे पहुँचा, इसको ख्याल आया नहीं मैंने गड़बड़ की है, जल्दी से जाकर उस ख़त को वापस ले लिया, तो ये अभी भी बाउंड नहीं हुआ। याद है हमने कहा था एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले रिवोक कर लो। लेकिन ऑफर देने वाला ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है, एक्सेप्ट होने से पहले। यहां एक्सेप्टेंस ऑफरर की नज़र में उस दिन होगी जब खत रवाना हुआ है, और ऑफरी के नज़दीक एक्सेप्टेंस उस दिन होगी जब खत पहुंच जाएगा। तो ये यूं डायगोनल बनता है, खत भेजता ये है, बाउंड वो हो जाता है, खत मिलता उसे है, बाउंड ये हो जाता है। तो बहुत गौर से सुने, एक ही नज़र में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है, एक ही नज़र में कॉन्ट्रैक्ट 11 जून को क्रिएट हो चुका है, और बी की नज़र में 10 जुलाई को क्रिएट हुआ है। तो ए अपनी ऑफर कब तक ख़त्म कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने से पहले पहले, और एक ही नज़र में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है, तो एक 11 जुलाई से पीछे पीछे अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। और एक्सेप्टेंस वाला अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है, बी अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है, आप कहेंगे ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन से पहले पहले। और कोई पूछे एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है, तो आप कहेंगे एक्सेप्टर की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले, क्योंकि जिस दिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो ऑफर देने वाला अपनी ऑफर को अपनी नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले रिवोक कर सकता है, और एक्सेप्ट देने वाला अपनी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले। तो जिस बंदे की नज़र में जो एक्सेप्टेंस का टाइम है, इसकी नज़र में एक्सेप्टेंस हुई है 11 जून को, और उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस हुई है, तो ऑफर देने वाला अपनी ऑफर इस डेट से पीछे पीछे रिवोक कर सकता है, एक्सेप्ट करने वाला अपनी एक्सेप्टेंस इस डेट से पीछे पीछे रिवोक कर सकता है। तो
अब जब आप इसकी इंग्लिश में टाइमलाइन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि ऑफर देने वाला अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज पर हिम, और एक्सेप्ट करने वाला अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज पर हिम। जिस बंदे का डॉक्यूमेंट ऑफर, ऑफर का डॉक्यूमेंट और एक्सेप्टेंस, तो ऑफर हमेशा रिवोक करेगा ऑफरर और एक्सेप्टेंस हमेशा रिवोक करेगा एक्सेप्टर या ऑफरी। तो ऑफरर ऑफर को उस वक्त तक रिवोक कर सकता है जब उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस हो जाए, और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को उस वक्त तक रिवोक कर सकता है जब उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस हो जाए। तो यही वाली बात वहाँ पे किताब में इंग्लिश में लिखी हुई है, जो कि अब ज़रा थोड़ा सा डिस्प्ले मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। 1-3 अगर एक दफ़ा कर लें। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट यानी कि एज पर प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। प्रपोजर के नज़दीक उस दिन कंप्लीट हो जाती है जब वो रवाना हो जाए, और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट या एज पर एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ये बात समझ आई? और इसी तरह का जुमला रेवोकेशन में है, proposal may be revoked at any time before acceptance या communication of acceptance is complete against the proposer as per proposer। जिस दिन acceptance proposer के नज़दीक complete होती है उससे पीछे पीछे ऑफर रिवोक कर सकता है। और टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट यानी कि एज पर प्रोपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड, उस एज पर एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के नज़दीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले रिवोक हो सकती है, और ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन वो देने जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एक बंदे के लिए नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट बना है 10 जुलाई को और एक के नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट बना है 150 साल पुराना कानून है ना, तो अभी भी ये पढ़ रहे हैं। आजकल तो ये होता है कि ब्लू टिक लगा था या नहीं लगा था व्हाट्सएप पे, मेल सीन हुई थी या नहीं हुई थी, सॉफ्टवेयर हम बता देते हैं, मेल अगले ने ओपन कर ली, फिर आ जाता उसने पढ़ भी ली। तो ये 150 साल पुराने कानून है, किताब अभी तक पढ़ा रही है लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। एक आध दफ़ा के अपना सवाल भी पूछा हुआ है। अब यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, यहाँ से आप लोग बाहर निकलेंगे ऐसे करके, आगे जाके राइट होंगे, फिर राइट होंगे, और सामने जाके आपके कमरे में पे टक्कर लगेगी, उसको कहा जाता है रूम नंबर 1। रूम नंबर 1 में सर उसामा ड्राफ्टिंग की आपकी प्रैक्टिस सेशन करवा रहे होंगे। और अगेन वही वाली बात है, कोई वाजिब नहीं है जिस बंदे को राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो कमरा इससे थोड़ा छोटा है,